हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज कर रहे थे, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साइंस में हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी चल रहा था। बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर देख रहे थे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। इसका हमने पार्ट 1 देख लिया है। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन को कर लिया है। जो भी रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, आज उसको हम पार्ट 2 के अंतर्गत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्लास देखने के बाद कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये क्लास पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छा सा क्लास अरेंज करते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इसमें देखते हैं, क्योंकि इसका हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, और ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। इससे पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड है यूट्यूब पे, क्लास नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि जब आप सीरियल वाइज में देखते हैं क्लास तो आपको क्या होता है, समझने में थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हुए देखते हैं इसमें क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है। तो लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? ये रखा गया एक बीजी बेरी के अंतर्गत। किसके तहत रखा गया? एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा गया। यहाँ नेक्स्ट दिया है हल्दी पौधों के किससे? तने से प्राप्त होता है। हल्दी किससे प्राप्त होता है? पौधों के तने से प्राप्त होता है, तथा उसका जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको क्या होता है? प्रकंद। क्या बोलते हैं? वो प्रकंद कहलाता है। हल्दी का जो खाने वाला हिस्सा होता है वो प्रकंद कहलाता है। अच्छा, ये प्रकंद से है, तो प्रकंद के बारे में हम लोग एक दो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रकंद जो है ये सब क्या है? तना का रूपांतरित भाग है। क्या है? ये तना का रूपांतरित भाग है। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पूछ लेगा, जैसे कंद के बारे में। ठीक है, यहाँ तो प्रकंद दिया है, एक पूछ लेता है कंद के बारे में। ठीक है, ये सब जो है ये कंद जो ये भूमिगत तना का भाग हुआ। ठीक है, और उसका उदाहरण जैसे कंद का उदाहरण पूछ लेगा कि उसमें आपको नाम लिख देगा, उसमें पूछ देगा ये कंद का ये किसका उदाहरण है, कंद के अंतर्गत आता है या प्रकंद के अंतर्गत आता है। उसमें चूंकि उसमें 2-3 आता है, एक तो आपको कंद हो गया, दूसरा धनकंद हो गया। ठीक है, दूसरा धनकंद हो गया, एक सलकंद हो जाता है। क्या होता है? सलकंद होता है, और एक प्रकंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? प्रकंद होता है। तो इस तरह से इस सब को देखना है। देखिए, अब जैसे हम कंद की बात करते हैं तो कंद का उदाहरण क्या है? जैसे आलू। आलू कौन है? आलू हमारा कंद है। ठीक है, आलू क्या है? कंद का भाग है। ठीक है, उसी तरह धनकंद के अंतर्गत कौन-कौन आएगा? तो धनकंद के अंतर्गत आएगा, धनकंद में जैसे आपको बंडा आएगा। क्या आएगा? बंडा। और क्या आएगा? केसर। बंडा और केसर ये धनकंद का भाग है। ठीक है, धनकंद का उदाहरण है। उसी तरह सलगंध की बात करें तो सलकंद 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 के अंतर्गत क्या आएगा? तो प्याज। प्याज हमारा क्या है? सलकंद का उदाहरण है। ठीक है, और प्रकंद की बात करें तो प्रकंद हमारा कौन आएगा? तो प्रकंद का उदाहरण क्या है? जैसे हल्दी हो गया। क्या हो गया? हल्दी हो गया। और इसमें आता है फ्रेंड्स अदरक। क्या आता है? अदरक। ठीक है, हल्दी और अदरक क्या आता है? ये प्रकंद का भाग है। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कंद का उदाहरण पूछ ले तो कंद का उदाहरण आलू क्या हो जाएगा? कंद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर धनकंद का उदाहरण पूछ ले, बंडा केसर ये सब धनकंद का उदाहरण हो गया। सलकंद का पूछ ले तो प्याज। प्याज क्या गया? सलकंद का उदाहरण है। उसी तरह प्रकंद का पूछ ले तो प्रकंद का जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्रकंद का उदाहरण है। आप इसको याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट कहता है कि लाल मिर्च में लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो ये होती है कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च क्या होती है? तीखी होती है। अच्छा, अब आपको एक फ्रेंड्स बताना है कि लाल मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है। मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? कौन सा है? ये व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल है। ये सब वन लाइन टाइप्स क्वेश्चन है, फैक्ट्स रूप में है, इसको याद कर लेना, इसमें कोई लॉजिक नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है अगर जहाँ आपको लगता है कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहाँ हम खुद कर देते हैं। ठीक है, ये सब बाकी वन लाइनर इसको याद रखिएगा, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वार्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो किस अवस्था में करता है? तो ये कहता है प्यूपा। किस अवस्था में? प्यूपा अवस्था में।
प्यूपावस्था में क्या करता है, वाणिज्यिक तंतु क्या करता है, उत्पन्न करता है। नेक्स्ट कहता है कि गर्म रुधिर वाले या समतापी, क्या बोलेंगे उसको, उसी को समतापी बोलेंगे। जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है, तो कितना होता है, सदैव कहता है एक समान रहता है। जो भी गर्म रुधिर वाला जंतु है या उसी को समतापी भी बोलते हैं, जंतु है, शरीर का तापमान कैसा होता है, हमेशा उसका एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो गर्म रुधिर वाला है तो उसका तापमान ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका भी तापमान क्या होगा, हमेशा समान होगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव के उदाहरण है। समुद्री घोड़ा जो है किस प्रकार के जीव के उदाहरण है, तो समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव, ये मछली का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है, मछली का। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है, तो ये मछली का उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए जो समुद्री घोड़ा है, ये आपको क्वेश्चन जो पूछ लिया है, ये जंतु का, ये वर्गीकरण के एक चैप्टर पढ़िएगा प्राणी विज्ञान में, तो वहाँ भी आप पढ़ेंगे जंतु के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। जहाँ आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, पोरीफेरा के बारे में, सिलिंटेट्रा के बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया है, वह कौन सा स्तनपायी, मतलब वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं, जो अंडे देता है ये है स्तनपायी। जबकि आप इतना जान लीजिए फ्रेंड्स कि जो भी स्तनपायी है, लगभग लगभग सभी स्तनपायी क्या करता है, वो बच्चे को जन्म देता है। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं। ये बच्चा ना देकर क्या देता है, अंडा देता है। तो कौन है, एकिडना है। कौन है, एकिडना। और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कहता है जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से क्या करता है, अलग करता है। जैसे हम सभी जो मानव हैं, हम लोग किसके, बंदर प्रजाति के ही हैं, कपी प्रजाति के ही हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग उससे डिफरेंट क्या है, तो हम लोगों में सोचने समझने की क्षमता है, बुद्धि है, मतलब हम अपना तर्क वितर्क कर सकते हैं, सही गलत। ठीक है। अच्छा बुरा के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप हम लोग सोचने में क्या है, मतलब हम बुद्धिमत्ता के कारण हम लोग मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ की जाने की जो भी इच्छा है प्रकट करना या गूढ़ चिंतन करना, मनन करना, ऐसा मनुष्य को क्या करता है, वानर गुणों से क्या करता है, अलग करना। यही जब हम लोग थिंकिंग करते हैं, कुछ सोच पाते हैं, इसी गुण के कारण हम मनुष्य मनुष्य जो होते हैं क्या होते हैं, कपी बिरादरी से जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो यह है शुक्राणु। कौन सी कोशिका है, शुक्राणु। और शुक्राणु किस में होती है, तो पुरुष में। ठीक है। पुरुष में तो शुक्राणु। और सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल किस में होती है, ये महिलाएं में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दो तरह का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि मानव शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो यह है शुक्राणु। और शुक्राणु किस में, तो पुरुष में। पुरुष में क्या हो जाएगा, शुक्राणु। और वही महिला की बात कर दे, महिला में, तो महिला में हो जाएगा सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। कौन हो जाएगा, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। अच्छा, आप यहाँ एक तो ये फ्रेंड से हो गया कि सबसे छोटी कोशिका के बारे में। अच्छा, अब सबसे बड़ा ये आप जान लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन इसमें कभी कभी पूछ लेगा, जैसे आपको पूछ लेगा कि सबसे छोटा गुणसूत्र, ठीक है ना, सबसे छोटा गुणसूत्र मैंने किस में होता है, तो ये सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है शैवाल में। सबसे छोटा, सबसे छोटा गुणसूत्र, गुणसूत्र किस में होता है, तो ये होता है आपको शैवाल में। ठीक है। सबसे छोटा गुणसूत्र किस में होगा, शैवाल में। और सबसे तब अगर जब यहाँ सबसे छोटा पूछ लिया, तो ही सबसे अगर लंबा गुणसूत्र पूछ ले, सबसे लंबा गुणसूत्र, तो लंबा सबसे लंबा गुणसूत्र किस में होगा, ट्राइलियम में। किस में होगा, ट्राइलियम। सबसे लंबा गुणसूत्र पूछ ले तो किस में होगा, ट्राइलियम में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ लेता है, इसको क्लीन कर देते हैं पहले। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछ लेता है फ्रेंड्स, जैसे पूछ लेगा आपको इसके बारे में कि सबसे छोटा पुष्प, ठीक है, सबसे छोटा पुष्प के बारे में। ठीक है। सबसे छोटा पुष्प यानी कि फूल के बारे में पूछ लेगा, तो सबसे छोटा पुष्प कौन है, ये है आपको होगा बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प क्या हो जाएगा, बुल्फिया, बुल्फिया। ठीक है। क्या हो जाएगा, बुल्फिया हो जाएगा। और वहीं सबसे बड़ा पुष्प पूछ ले, सबसे सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। क्या होता है, रेफ्लेसिया, रेफ रेफ्लेसिया। ठीक है। इसका पूरा नाम अगर कहिएगा रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डाई। क्या है, रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डाई होता है, ऑर्नोल्डाई इसका पूरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। सबसे छोटा पुष्प की बात करें तो क्या होगा, बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प पूछ ले तो क्या होगा, रेफ्लेसिया। ठीक है। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कभी कभी आपको एक पूछ लेता है जीवित जीवाश्म के बारे में। ठीक है ना, तो जीवित जीवाश्म हमारा कौन सा है, तो जीवित जीवाश्म हमारा साइकस है, साइकस।
ठीक है। अगर जीवित जीवाश्म के बारे में पूछ ले, जीवित जीवाश्म, जीवाश्म तो वो कौन है? ये साइकस है। और साइकस जीवित जीवित जीवाश्म भी है फ्रेंड्स, और इसको याद रखिए कि जीवित और ये सबसे बड़ा जो साइकस है हमारा, साइकस, साइकस, ये तो इसके बारे में जान लीजिए। इसमें दो बात जान लीजिए। एक तो साइकस जो है ये जीवित जीवाश्म है। ये क्या है? एक तो जीवित जीवाश्म है। ये कैसा जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म है साइकस। और एक क्या है? और ये जो है इसके बारे में दूसरा क्या है इसके बारे में? जीवित जीवाश्म। एक तो साइकस हो गया, एक तो जीवित जीवाश्म हो गया, और ये दूसरा जो है ये सबसे बड़ा बीजांड भी है। क्या है? सबसे बड़ा बीजांड हो गया। क्या होगा? सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होगा? साइकस। साइकस जो है ये किसका उदाहरण है? मान लीजिए साइकस तो एक आपका उदाहरण हो जाएगा। आपको एक तो हो गया आप सबसे बड़ा ये बीजांड है, और दूसरा का ये जीवित जीवाश्म है। ठीक है। उसी तरह जब सबसे पूछ लिया आपको, जो भी हमने बताया कि सबसे छोटा गुणसूत्र कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा गुणसूत्र सेवाल में हो जाएगा। सबसे बड़ा गुणसूत्र किस में हो जाएगा? तो ट्राइलियम में हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सब याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग कहाँ देख चुके हैं? यहाँ हम लोग देख चुके हैं स्तनपायी तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉर्क के बारे में। कॉर्क में लिखा है कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये होता है क्वेरकर्स से प्राप्त। किससे होता है? क्वेकर्स से। जो कॉर्क होता है किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये क्वेकर्स से होता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यह था स्तनपायी के अंतर्गत। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो डॉल्फिन किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा स्तनपायी के अंतर्गत। देखिए हफीम, मॉर्फिन, और कहता है यहाँ पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। जो अफीम हो गया, मॉर्फिन हो गया, या पोस्ता का पौधा हो गया, ये सब किससे? तो अधपके फल से प्राप्त होगा। ये नहीं ये पूर्ण पकेगा नहीं, ये अधपका ही रहेगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है ये तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट कहता है। नेक्स्ट कहता है गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जब लोग हम गन्नों का रोपण करते हैं तो उसका किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो तना का। गन्ने के रोपण में किसका प्रयोग करते हैं? तने का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कहता है लहसुन की गंध। लहसुन की गंध जो होती है का कारण क्या है? लहसुन जैसे गंध आती है तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है सल्फर यौगिक। क्या है? सल्फर यौगिक, या इसी को बोलते हैं एलिमन की उपस्थिति के कारण। सल्फर यौगिक कह लीजिए, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण, या किसके कारण? एलिमन की स्थिति के कारण जो लहसुन में गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? जो शुष्क जलवायु में जो अनुकूलित पेड़ पौधा उगता है, ठीक है, शुष्क जलवायु में अगर जो पेड़ पौधा उगता है उसको क्या बोलेंगे? उसको मरुदभिद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मरुदभिद। ठीक है, उसी को जीरोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। ये नाम से जो इंग्लिश नाम है इसका जीरोफाइट। ठीक है, ये कभी कभी क्या करता है, कभी कभी नहीं फ्रेंड्स, अधिकतर बार जो है इसी के नाम से पूछता है। ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन जो पूछेगा शुष्क जलवायु में जो पेड़ पौधा पनपता है उगता है उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो जीरोफाइट के नाम से, या उसी को क्या जानते हैं? मरुदभूत के नाम से। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और जान लीजिए कि जो चट्टान पर, अगर चट्टान पर जो पौधा उग जाता है, ठीक है, चट्टान पर जो पौधा उग जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? यानी कि चट्टान पर जो उगने वाला पादप को क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे शैलोदभिद। क्या बोलेंगे? शैलोदभिद बोलेंगे। ठीक है, चट्टान पर उगने वाले पेड़ पौधे को क्या बोलेंगे? तो उसको शैलोदभिद बोलेंगे। ये तो हो गया, एक तो चट्टान हो गया, चट्टान पर उगने वाला। ठीक है, एक और इसमें एक और फ्रेंड्स देख लीजिए, एक होता है नमक युक्त मिट्टी में। किसमें? जो नमक युक्त मिट्टी होता है, ठीक है, नमक युक्त मिट्टी में जो पौधा उगता है। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। ये नमक युक्त मिट्टी, नमक युक्त मिट्टी में जब पौधा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेलोफाइट्स। ठीक है, यहाँ हमने 3 देखा है इसके बारे में। एक तो मान लीजिए यहाँ तो एक तो शुष्क जलवायु में जो पौधा होगा उसको क्या बोलेंगे? मरुदभिद बोलेंगे, या उसी को क्या बोलेंगे? जीरोफाइट बोलेंगे। जब चट्टान पर पौधा उगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? शैलोदभिद बोलेंगे। ठीक है, और जब नमक युक्त मिट्टी में उगेगा पौधा तो उसको क्या बोलेंगे? हेलोफाइट्स बोलेंगे। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो बताया है उसको याद रखिएगा। ये 3-4 जो हमने यहाँ डिस्कस किया है इसके बारे में, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें हम लोगों ने इसको इस भाग को देख लिया है। नेक्स्ट जो यहाँ दिया है, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? उभयचर बोलते हैं, या एम्फीबियन, उसी को एम्फीबियन बोलते हैं। वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे कहता है मेढक। मेढक कौन? एम्फीबियन जीव माने वर्ग का प्राणी है। मेढक जो है एम्फीबियन वर्ग का प्राणी है। इसको हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर कर रहते हैं? जो अधिपादप होता है वो अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। किस लिए निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। नेक्स्ट दिया कि टिक और माइट किस वंश से संबंधित है? टिक और माइट जो है किस वंश से संबंधित है? ये मकड़ी वंश से संबंधित है। जो टिक और माइट है वो किस वंश से संबंधित है? वो मकड़ी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है कि जुगनू
की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ये होती है ल्यूसीफेरस। किससे होती है? ल्यूसीफेरस से। जो जुगनू की चमक होती है किस एंजाइम के कारण होती है? तो जो भी देखते हैं कि रात में आप जुगनू देखते हैं, जो मने रात जो है जब अंधेरा में डार्क में भी उड़ता रहता है और उसको लगता होगा जैसे पीछे लाइट जल रहा है, भुक 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 एक तरह कुछ तरह से जलता रहता है, ठीक है? तो वो जो कीड़ा होता है वो किस केमिकल के कारण, उसके अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिससे उसमें जुगनू जैसा जो जुगनू होता है उसमें चमक आती है, वो जलता रहता है? तो ये होता है ल्यूसीफेरस। किसके कारण? ल्यूसीफेरस के कारण। उसमें ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम होता है जिसके कारण वो क्या रहता है, वो मतलब बिलिंग करता रहता है। नेक्स्ट कहता है कि सन हेम रेसे, क्या कहता है? सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कहा जाता है फ्लोएम से। सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्लोएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। किसमें? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। जो लेग हीमोग्लोबिन है किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट यह कि डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। डार्विन की जो पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? ये 1859 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1859 में। नेक्स्ट कहता है कि जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किससे हुए हैं? तो ये हुए हैं आपको जीवाश्मों से। किससे? जीवाश्मों से। नेक्स्ट दिया है कि जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखिए पहले किसका उद्विकास हुआ था? पहले हुआ था सैलामेंडर का। किसका हुआ था? सैलामेंडर, फिर हुआ अजगर और फिर हुआ कंगारू, ठीक है? ये क्रम है। कभी कभी क्या करेगा, इस तरह का क्रम आपको पूछ लेगा, एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे इसमें तो क्रम क्या क्या हो जाएगा कि जीवों के उद्विकास के संदर्भ में पूछेगा कि ये कौन सा मैंने अनुक्रम या कौन सा क्रम सही है, तो आपको बताना। जैसे उसमें रहेगा सैलामेंडर हो गया, अजगर हो गया, कंगारू हो गया, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। और इसको क्या करेगा, आपको एग्जाम उल्टा पुल्टा दे देगा, ठीक है? आगे पीछे कर देगा और इसको सजाने के लिए बोल देगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको इसको क्या करना, एकदम अच्छी तरीके से देख लेना है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? ठीक है? किसमें होता है? देखिए सरीसृप में। सरीसृप जिसको रेप्टाइल, ठीक है? जो रेंगने वाला जो भी जीव है फ्रेंड्स, ठीक है? रेंगने वाला जीव, उसमें क्या होता है? कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, उसमें कंकाल होता ही नहीं है। जैसे देखिए और भी जीव जंतु में आपको हड्डी आपको आएगा ना, कंकाल, हड्डी रहता है, ठीक है? कंकाल रहता है। लेकिन जो यहाँ सरीसृप है, जो भी जैसे आपको साँप हो गया उसमें, हाँ, ठीक है? जो भी रेंगने वाला जीव है, ठीक है? रेंगने वाला जीव है, आप उसको इंग्लिश में कह लीजिए एक चाली, उसको चाली बोलते हैं, ठीक है ना? उसमें भी देख लीजिए, चाली को क्या बोलते हैं उसको, ऐसे गाँव घर के भाषा में उसको क्या बोलेंगे? गाँव घर के भाषा में उसको मिट्टी जो खाता रहता है उसको जोकटी, या फिर उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको चाली, ऐसे गाँव ऐसे हम लोग उसको चाली भाषा में जानते हैं, ठीक है ना? और गाँव घर की भाषा में उसको जोकटी कहा जाता है। क्या? जोकटी, ठीक है? तो उसमें क्या वो भी आपको सरीसृप के अंतर्गत आता है उसमें भी, ठीक है? उसमें भी मतलब उसमें भी कोई भी हड्डी कंकाल नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है। तो वो भी आपको सरीसृप के अंतर्गत ही आता है, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत, ठीक है? कॉकरोच और सिल्वर फिश, क्या कहता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? जो कॉकरोच होता है और सिल्वर फिश होता है उसमें किस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो उसमें खुला परिसंचरण तंत्र। कौन सा? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में और सिल्वर फिश में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? जो भी स्तनपायी है भ्रूण के उत्सर्जनीय जो उत्पाद होते हैं वो किसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं? ये किया जाते हैं अपरा के द्वारा, ठीक है? अपरा यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है? तो अब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको वहाँ अपरा कम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स? अपरा जो है शब्द ये कम मिलेगा लिखा हुआ, वहाँ आपको ज़्यादातर प्लेसेंटा मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेसेंटा। इसलिए इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या रखिएगा, याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कहता है कि चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ कैसा प्राणी है? ये नियत तापी है। क्या है? नियत तापी है, ठीक है? चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी है। और आपने चमगादड़ के बारे में, आप इसके बारे में पहले पढ़े होंगे, चमगादड़ उड़ता है पर इसको पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है। इसको किस वर्ग में रखा गया? स्तनपायी वर्ग में रखा गया है, ठीक है? चमगादड़ को किस वर्ग में रखा गया है? स्तनपायी के वर्ग में रखा गया है। जबकि उड़ता है, ठीक है? फिर भी इसको पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है, काउंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का, ठीक है?
आपको एग्जाम क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेगा कि पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है कि पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। आइए इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया है। ठीक है, मधुमक्खी पालन, क्या, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को किसमें, तो एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाएगा, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। और रेशम कीट का पालन क्या कहलाएगा, रेशम कीट, रेशम कीट पालन का क्या कहलाएगा, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाएगा आपको सेरीकल्चर। क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। उसी तरह अगर आपको पूछ ले मत्स्य पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन, तो ये क्या कहलाएगा, आपको कहलाएगा पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर। अच्छा, जब आपको मत्स्य का पालन के बारे में पूछे तो ये पीसी कल्चर। अच्छा, जब मछलियों का अध्ययन पूछ ले, मछलियों का अध्ययन, तो मछलियों का अध्ययन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्थियोलॉजी। क्या बोलेंगे, इक्थियोलॉजी। ठीक है, देखिए एक में पूछ रहा है पीसी का, क्या बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पीसी कल्चर कहता है। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा, पीसी कल्चर कहलाएगा। वहीं जब पूछ ले मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो इक्थियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, इक्थियोलॉजी कहलाएगा। इसमें और इम्पॉर्टेंट एक दो हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछता है। एक पूछता है आपको माइकोलॉजी के बारे में, क्या पूछता है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। एक पूछता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, तो माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, इसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। इसी तरह बहुत सारा है, अगर पूछ लीजिए, जैसे कहता है उद्यान विज्ञान, क्या कहलाएगा, उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा, हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। फूलों की अगर खेती के बारे में पूछ ले कि फूलों की खेती के बारे में, कि फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी कहलाएगा, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। उसी तरह अगर पूछ ले घास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहेगा, तो एग्रेस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा, एग्रेस्टोलॉजी। ये सब जो है बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। जो अभी बताएं उसको वीडियो थोड़ा पॉज करके आप अपनी नोटबुक में, जो भी आपका नोटबुक है उसमें क्या कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा पक्षी तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता। वैसा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, कौन, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, उसी को ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। शुतुरमुर्ग को ही क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी होता है जो दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता। तेज दौड़ेगा परंतु ये क्या करेगा, उड़ेगा नहीं। कहता है कि नेक्स्ट, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाता है, हेलोफाइट्स कहलाता है। जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है जो भी पौधा, उसको क्या बोलेंगे, उसको हेलोफाइट्स बोलेंगे। ठीक है, जो चट्टान पर उगेगा उसको सैलोदभिद बोलेंगे, जो चट्टान पर उगेगा उसको क्या बोलेंगे, सैलोदभिद बोलेंगे। ठीक है, और नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला पौधा क्या कहलाएगा, हेलोफाइट्स कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, एंट अमीबा हिस्टोलिका नमक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है। जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है नमक परजीवी तथा मानव के किस अंग में पाया जाता है, ये पाया जाता है आंत में। कहाँ पाया जाता है, आंत में। एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मनुष्य के आंत में। देखिए लिग्निन, क्या है, लिग्निन नमक पदार्थ जमा रहता है, कहाँ रहता है, जाइलम उत्तक पर। जो लिग्निन नमक पदार्थ होता है वो कहाँ उपस्थित रहता है, कहाँ रहता है, ये रहता है जाइलम उत्तक पर। नेक्स्ट क्या दिया है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवास्था में बनते हैं। कोशिका चक्र की किस प्रवास्था में बनती है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन, तो ये बनती है एस प्रवास्था में। किस प्रवास्था में, एस प्रवास्था में। ये जो नीचे एक बॉक्स में फ्रेंड्स लिखा है, जैसे सीप हो गया, घोंगा हो गया, स्क्विड हो गया, कौड़ी हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कटल फिश हो गया, ये सब किस जीव के अंतर्गत आता है, किस प्रमुख जीव के अंतर्गत, ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, मोलस्का संघ के अंतर्गत आएगा। मैंने ये घोंगा हो गया, आपको उसी तरह सीपिया हो जाएगा। ठीक है ना, सीपिया जैसे कटल फिश हो गया, ऑक्टोपस, इसी को ऑक्टोपस जो फ्रेंड्स, इसी ऑक्टोपस को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेविल। क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं ऑक्टोपस को। क्या बोलेंगे, डेविल फिश बोलेंगे। और कटल फिश क्या होता है, ये सीपिया इसको बोलेंगे। ठीक है, कटल फिश को क्या बोलेंगे, सीपिया बोलेंगे, सीपिया बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत और भी आता है जैसे एप्लीसिया। ठीक है, मोलस्का संघ के अंतर्गत एप्लीसिया भी आता है। क्या आता है, एप्लीसिया हो गया, आपको डोरिस हो गया, ये सब आता है।
एप्लीसिया क्या होता है, तो समुद्री खरगोश होता है, ठीक है? ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो ये एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है फ्रेंड्स? और इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट है जिसको का एग्जाम में बार-बार पूछता है, चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं कि एग्जाम और कौन-कौन, जैसे आपको कभी-कभी पूछ लेगा मत्स्य वर्ग के बारे में, जैसे रेहू हो गया, मत्स्य वर्ग में जैसे रेहू, ठीक है? रेहू हो गया आपको, कतला हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया, क्या हो गया? समुद्री घोड़ा हो गया, आपको उसके बाद डॉग फिश हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सब मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। एग्जाम में ये कई बार पूछा है। और एम्फीबियन तो आप जानते हैं, मेढक हो गया, एम्फीबियन में कौन आता है? मेढक आता है। एक पूछ लेता है आपको इकाइनोडर्मेटा के बारे में, कौन सा? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन-कौन आता है? तो जैसे इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आएगा आपको सेलफिश, क्या आएगा? सेलफिश आएगा, उसमें आपको आएगा क्राइफिश, क्या आएगा? क्राइफिश आएगा, ठीक है? एक आएगा आपको सिल्वर फिश, क्या आएगा? सिल्वर फिश आएगा, स्टार फिश, स्टार फिश आएगा, एक आएगा हेग फिश, ठीक है? हेग फिश हो गया, उसके बाद एक होता है रेजर फिश, क्या होता है? रेजर फिश हो गया, और रेजर फिश के बाद जाकर होता है ब्रिस्टल स्टार, क्या होता है? ब्रिटल, ब्रिटल, क्या बोलेंगे उसको? ब्रिटल स्टार बोलेंगे। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, और ये एग्जाम में सब पूछ लेता है, ठीक है? इसको याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है ये? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए एक एक और इसमें एक और पूछता है पोरीफेरा संघ के बारे में, किसके बारे में पूछता है? पोरीफेरा, पोरीफेरा के बारे में पूछता है कि पोरीफेरा संघ के अंतर्गत क्या आता है? जैसे पोरीफेरा के अंतर्गत आ जाएगा साइकन, जैसे क्या आएगा फ्रेंड्स? साइकन हो गया, आपको एक आता है स्पंज आ गया, स्पंज हो गया, और एक आता है फ्रेंड्स मायोनिया, मायोनिया, ठीक है? ये सब जो है किसके अंतर्गत आएगा? पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है? और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है? देखिए इसके अलावा एक और देख लेते हैं, ये जो बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है? देखिए जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछता है। देखिए एक और पूछता है इसके बारे में, सिलिटेंट्रा के बारे में। आप इसी तरह पढ़िएगा, एक सिलिटेंट्रा, क्या पढ़िएगा? सिलिटेंट्रा। इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आएगा हाइड्रा, क्या आएगा? हाइड्रा आता है, जेलीफिश, क्या आएगा? जेलीफिश आता है, जेलीफिश हो गया। उसके बाद जाके मूंगा, क्या हो गया? मूंगा। उसके बाद जाके एक आता है सीमोनी, सी एनीमोन, सी एनीमोन, सी एनीमोन, ठीक है? ये सब सिलिटेट्रा के अंतर्गत है, इसको याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ से, नेक्स्ट दिया है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? जो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो इसका है डाइटम का, किसका महत्व है? डाइटम, ठीक है? डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डाइटम का। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कहता है पपीते का पीला किस कारण से होता है? जो पपीते का जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है? तो ये होता है कैरिका जेंथिन की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? कैरिका जेंथिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट कहता है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे का कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से, ठीक है ना? हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? तना से। अब इसमें जान लीजिए, ये तो तना से हो गया, हल्दी प्राप्त होता है। अच्छा, उसमें हल्दी का जो कौन भाग होता है जो खाया जाता है, भूमिगत भाग को क्या बोलते हैं? तो हल्दी का क्या? प्रकंद। प्रकंद जो है, प्रकंद का उदाहरण कौन का? हल्दी जो होता है किसका उदाहरण है? प्रकंद का उदाहरण। प्रकंद के अंतर्गत कौन-कौन आएगा? हल्दी आएगा और अदरक, ठीक है? हल्दी और अदरक अभी इससे पहले हमने चर्चा किया है। प्रकंद के अंतर्गत प्रकंद का उदाहरण किसका-किसका है? तो हल्दी और अदरक हो गया। उसी तरह अगर कंद का उदाहरण पूछ ले, कंद का उदाहरण तो आलू, क्या हो जाएगा? कंद का आलू। और उसी तरह पूछ लिए बंडा और केसर, बंडा और केसर, ठीक है? किस भूमिगत तने का भाग है? तो ये है आपको धनकंद का। किसका भाग है? धनकंद का। उसी तरह आपको पूछ लिए प्याज, प्याज जो है किसका भाग है? किस भूमिगत तने का भाग है? तो ये है सलकंद का। प्याज किसका भाग है? सलकंद का। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है इसके पीछे, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया कहता है किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? ये होता है लेमिनिरिया नमक से। किससे? लेमिनिरिया नामक शैवाल से। किस शैवाल से नमक तैयार होता है? नमक निर्माण होता है? लेमिनिरिया नामक शैवाल से नमक निर्माण होता है। इसमें देखिए ये तो हो गया आपको लेमिनिरिया से किससे होता है? लेमिनिरिया शैवाल से क्या होता है? आयोडीन नमक, लेमिनेरिया नमक शैवाल से आयोडीन नमक तैयार होता है, ठीक है? और इसमें एक दो और इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको कहता है जैसे भोजन के रूप में, अगर वही पूछ ले कि भोजन के रूप में किस-किस जो शैवाल का होता है माने लाभदायक होता है, तो भोजन के रूप में जैसे कि आपको फॉरफायरा हो गया, क्या हो गया? ये भोजन के रूप में है, ठीक है? भोजन के रूप में जैसे कहता है कि क्या हो गया? फॉरफायरा हो गया, फॉरफायरा, ये भोजन का फॉरफायरा हो गया, अल्वा हो गया, क्या हो गया? अल्वा हो गया, सरगासन हो गया, सरगासन हो गया,
उसके बाद क्या हो गया, लेमिनेरिया हो गया, लेमिनेरिया हो गया, ठीक है, लेमिनेरिया हो गया। नॉस स्टॉक नाम है, क्या इसका नाम है, नॉस स्टॉक नाम है, नॉस्टॉक नाम है, नौ का स्टॉक, लाल सवाल, ये सब जो होता है ये भोजन के रूप में होता है। आयोडीन बनाने में किसका किसका प्रयोग करते हैं, जैसे आयोडीन बनाने में आपको लेमिनेरिया हो गया, क्या हो गया, एक तो लेमिनेरिया हो गया आपको, उसके बाद जाके आपको इसका फ्यूकस हो गया, क्या हो गया, फ्यूकस, फ्यूकस हो गया, और एक्लोनिया हो गया, क्या हो गया, एक्लोनिया। तो इसको क्लीन कर देते हैं, क्या हो गया, एक्लोनिया, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है ना, आयोडीन बनाने के लिए था, आयोडीन में किसका किसका प्रयोग होता है, एक तो लेमिनेरिया हो ही गया, ठीक है, लेमिनेरिया के बाद आपका हो जाएगा फ्यूकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्यूकस, फ्यूकस के बाद क्या हो जाएगा, एक्लोनिया, क्या हो जाएगा, एक्लोनिया। इससे क्या होता है आपको आयोडीन बनाने में। उसी तरह अगर खाद के रूप में पूछे, हाँ, खाद के रूप में कहता है किस सवाल का प्रयोग करते हैं, तो खाद के रूप में जैसे आपको करते हैं किसका, एनाबीना का, ठीक है, एनाबीना, एनाबीना का प्रयोग करते हैं खाद के रूप में। आपको उसके बाद जाकर केल्प समुद्री कहता है कि केल्प समुद्री भूरा शैवाल होता है, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस सब का प्रयोग करते हैं किसमें, खाद के रूप में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वे जीवाणु, नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट दिया है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं। जो नमक रहता है, देखिएगा अचार जब बनेगा तो अचार में क्या होता है, हम लोग मतलब ज़्यादातर मात्रा में उसमें क्या करते हैं, नमक डालते हैं। उसका वजह क्या है, क्योंकि उसमें जो भी जीवाणु होता है वो मर जाता है। जो अधिक, जिस अचार में अगर अधिक नमक रहता है उसका जीवाणु क्या होता है, जीवित नहीं रह पाता। अब क्यों नहीं रह पाता, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि ये जीव द्रव क्या होते हैं, संकुचित होकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो जीव द्रव होता है वो कुंचित होकर क्या हो जाता है, ये मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अवता, क्या होता है, ये अचार फिर उसके बाद लंबा दिन तक, ठीक है, लंबा दिन तक क्या रहता है, खाद्य पदार्थ में सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट कहता है कि कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। कवक जो है कोशिका में संचित होने वाला कौन सा खाद्य पदार्थ है, यह है ग्लाइकोजन, क्या है, ग्लाइकोजन, क्या है आपको, ग्लाइकोजन। क्या कहता है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है, ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट दिया तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित में मदद मिलती है, नियंत्रण करने में मदद मिलती है, तो इसको गेम्बूसिया फिश को, किसको, गेम्बूसिया फिश को। इसलिए देखिएगा उस तरह के जब तालाब हो गया, कुआं हो गया, समय गेम्बूसिया फिश को छोड़ देता है और ये सब क्या करता है, सारे मच्छरों को खा जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ का देखिए, इसलिए पूछ रहा है और ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने में मच्छरों को कहता है नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो गेम्बूसिया फिश को। नेक्स्ट कहता है कि बिस्फेनॉल, क्या बोलता है, बिस्फेनॉल यानी कि बीपीए, ठीक है, बिस्फेनॉल ए क्या है, बिस्फेनॉल जो है ये क्या है, देखिए ये एक प्रकार का ये क्या है, केमिकल है, रसायन है। ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए क्या प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है ये। बिस्फेनॉल क्या है, बिस्फेनॉल ये कहता है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्या है, ये रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। मृदा के प्रयोग के बिना, कहता है मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल और खनिज लवण की सहायता से, खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं, प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं, जीवाणुओं से। प्रतिजैविक जो होता है मुख्यतः किससे प्राप्त होता है, जीवाणुओं से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है, तो ये होता है जाइमेस, क्या होता है, जाइमेस। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है, कौन सा होता है, क्या होता है, जाइमेस, क्या होता है, जाइमेस। कहता है एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है। क्या कह रहा है कि एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को नियंत्रित करती है, एक साथ क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं बहुप्रभाविता का नियम। क्या बोलेंगे, बहुप्रभाविता का नियम, ठीक है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो उसको क्या बोलेंगे, बहुप्रभाविता का नियम कहेंगे। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है, तो ये सिनकोना की छाल से, किसकी छाल से, सिनकोना के। और इस सिनकोना का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मलेरिया के उपचार में, किसके उपचार में करते हैं, मलेरिया के उपचार में। बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि मेंडल ने अपने वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में कहता है किस पौधे का प्रयोग किया था, ये गार्डन पी, किसका, गार्डन पी का। इसी को क्या बोलेंगे, मटर, ठीक है, मटर पौधे। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, VVI इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट कहता है सूखा, क्या कहता है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता
सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एब्सेसिक अम्ल है। नेक्स्ट है अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। जो भी अधिकांश एंजाइम जो है वो किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। क्या था? अधिक सक्रिय हो जाता है। और ये सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश और मोलस्का संघ, ये सब कहता है कि इसका मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हमारा क्लास यहीं एंड होता है। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बुक जो है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए इसको बार बार देखना है। इसका जो MCQ है इसको छोटा, इसलिए हमारा क्लास छोटा रहता है ताकि आप इसको आपको रिवीजन के पर्पज़ से आप आसानी से क्या सके, इसको आसानी से इसका रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए चला के, ताकि क्या होगा आप उसके बहाने रिवीजन कर पाएँगे और आपको याद फैक्ट्स जो है याद हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, अब इसमें कोशिका होगा। ठीक है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास तो देख लेते हैं पर आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए एक क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग थोड़ा लाइक कीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आप मोटिवेट होते हैं तो फिर हम आपके लिए अच्छा क्लास अरेंज करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगेन आपका क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।